आज हमारी आपकी चर्चा व्यक्तित्व के पहलू से शुरू होती है। बीएड सेकंड सेमेस्टर कंपल्सरी पेपर 3 यूनिट नंबर 5 पर्सनालिटी एंड इट्स मेजरमेंट में उसका पार्ट 2 चल रहा है। व्यक्तित्व के पहलू को समझने के लिए गैरिसन नामक मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व के पहलू को समझने हेतु अपनी परिभाषा दिया। गैरिसन के अनुसार ये सभी पहलू महत्वपूर्ण हैं, परंतु इनमें से कोई एक या सम्मिलित रूप से सब पूर्ण व्यक्तित्व का वर्णन नहीं करते। व्यक्तित्व इन सब का और इनसे भी अधिक का योग है। यह संपूर्ण मानव है। ये गैरिसन की परिभाषा है व्यक्तित्व के पहलू के संबंध में। इन इंग्लिश वर्जन, ऑल दीज एस्पेक्ट आर इम्पॉर्टेंट, नन ऑफ देम एलन or even all of them together describe the whole of personality. It is all of those and more it is the whole of man. आइए इस परिभाषा पर केंद्रित होकर के थोड़ा सा देखें कि व्यक्तित्व के क्या पहलू हैं। इस परिभाषा का अगर हम विश्लेषण करें तो व्यक्तित्व के 4 पहलू पाते हैं। नंबर 1 क्रियात्मक पहलू, नंबर 2 सामाजिक पहलू, नंबर 3 कारण संबंधी पहलू, नंबर 4 अन्य पहलू। क्रियात्मक पहलू, एक्शन एक्सपेक्ट। इस पहलू का संबंध मानव की क्रियाओं से है। इन क्रियाओं के द्वारा व्यक्ति की भावुकता, शांति, मानसिक श्रेष्ठता, विनोद प्रियता आदि का पता चलता है। दूसरा है सामाजिक पहलू। इस पहलू के द्वारा मानव द्वारा दूसरे पर डाले जाने वाले सामाजिक प्रभाव से होता है। इस पहलू में वे सब बातें आ जाती हैं जिनके कारण मानव एक दूसरे पर विशेष प्रकार का प्रभाव सामाजिक प्रक्रिया में डालता है। तीसरा है कारण संबंधी पहलू, काज इफेक्ट। इस पहलू का संबंध मानव के सामाजिक या असामाजिक कार्यों के कारण और इन कार्यों के प्रति लोगों की सक्रियताओं से होता है। यदि उनके कार्य अच्छे हैं तो अन्य लोग उसे पसंद करेंगे, अन्यथा नहीं। और चौथा लास्ट है अन्य पहलू, अदर एस्पेक्ट। इसमें मानव जीवन में आने वाली बातों और घटनाओं का और व्यक्ति पर पड़ने वाले प्रभाव, गंभीर विचार, भावनाएं और अभिवृत्तियां आदि इस अन्य पहलू के अंतर्गत आती हैं। इस प्रकार से व्यक्तित्व के पहलू को गैरिसन की परिभाषा के अनुसार 4 बिंदुओं के अंतर्गत पढ़ा गया। क्रियात्मक पहलू, सामाजिक पहलू, कारण संबंधी पहलू और अन्य पहलू। अब हम चर्चा करते हैं व्यक्तित्व के प्रकार। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के अध्ययन के आधार पर व्यक्तित्व को हम निम्न प्रकार में बांट सकते हैं। पहला,
स्वभाव के अनुसार, दूसरा शारीरिक रचना के दृष्टिकोण से, तीसरा शेल्डन का वर्गीकरण, शेल्डन एक मनोवैज्ञानिक हैं, उनका नाम है, चौथा वार्नर का वर्गीकरण, पांचवा थॉर्नडाइक का वर्गीकरण, छठा टर्मन का वर्गीकरण, सातवां स्प्रेंजर का वर्गीकरण, आठवां आधुनिक मनोवैज्ञानिकों का वर्गीकरण, नौवां युंग का वर्गीकरण, दसवां भारतीय दृष्टिकोण। आइए सब बिंदुओं पर अलग अलग चर्चा कर लेते हैं। पहला है स्वभाव के अनुसार व्यक्तित्व का प्रकार। हिप्पोक्रेटस और गॉलिन ने शारीरिक स्वभाव के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण 4 समूहों में किया है। पहला मंद, इसके अंतर्गत धीमे, निर्बल और निरुत्तेजित व्यक्ति आते हैं। दूसरा उदासीन, इसके अंतर्गत निराशावादी लोग आते हैं। तीसरा क्रोधी, इसके अंतर्गत क्रोध करने वाले व्यक्ति आते हैं। चौथा आशावादी, इसके अंतर्गत प्रसन्न चित्त, आशावादी तथा शीघ्र कार्य करने वाले व्यक्ति आते हैं। दूसरा दृष्टिकोण है व्यक्तित्व के प्रकार में शारीरिक रचना। क्रेचनर ने शारीरिक रचना के आधार पर व्यक्तियों का अध्ययन करके उनके व्यक्तित्व को 4 समूह में बांटा। पहला समूह है एथलेटिक। ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति शक्तिशाली, चौड़े कंधे एवं सीना वाले होते हैं। समायोजन की क्षमता इनमें अधिक होती है और कार्यों में रुचि लेते हैं। दूसरा प्रकार है पिकनिक। ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति छोटे तथा मोटे शरीर वाले होते हैं। ये मजबूत तथा सामाजिकता वाले इनमें गुण विद्यमान रहते हैं। तीसरा है एस्थेनिक। ऐसे व्यक्ति लंबे पतले शरीर वाले होते हैं। ये दुर्बल होते हैं। ये दूसरों की निंदा करने में इनको आनंद आता है और अपनी निंदा के प्रति सजग रहते हैं। ऐसे लोगों को एस्थेनिक के अंतर्गत रखा गया। चौथा प्रकार है डिस्प्लास्टिक। इस वर्गीकरण के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति आते हैं जिनकी शरीर की रचना अन्य व्यक्तित्व जो वर्गीकृत किए गए हैं उनमें उनको सबको मिला करके, यानी मिश्रित व्यक्तित्व वाले जो व्यक्ति होते हैं वो इस वर्गीकरण के अंतर्गत आते हैं। अब तीसरा पॉइंट है शेल्डन का वर्गीकरण। शेल्डन ने शारीरिक दृष्टि के आधार पर व्यक्तियों का अध्ययन किया तो उन्होंने 4 प्रकार का वर्गीकरण व्यक्तित्व का किया किसी व्यक्ति के। पहला है गोलाकार शरीर वाले। इस प्रकार के व्यक्ति अत्यंत कोमल किंतु देखने से मोटे। इनका पाचन संस्थान विकसित होता है और पेट इनका बड़ा होता है। दूसरा आयताकार। इनका शरीर संगठित तथा सशक्त होता है। इनकी खाल पतली, शरीर भारी और मजबूत होती है। तीसरा है लंबाकार। ये व्यक्ति शक्तिहीन, लंबे, पतले, दुबले तथा कमजोर होते हैं। अपने कार्यों को फुर्ती तथा शीघ्रता से संपन्न करते हैं। और चौथा है मिश्रित व्यक्तित्व। तो इसमें जो आपने गोलाकार, आयताकार, लंबाकार पढ़ा तो इनमें कोई दो का मिश्रण हो सकता है, जैसे पहला दूसरा, यानी गोलाकार आयताकार दोनों, या आयताकार लंबाकार दोनों प्रकार का व्यक्तित्व, या लंबाकार गोलाकार शरीर वाला कोई व्यक्ति है
तो ये मिश्रित प्रकार के होते हैं। तो इस प्रकार के से सेल्डन ने भी 4 प्रकार से व्यक्ति के व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया शारीरिक दृष्टि के आधार पर। चौथा है बर्नर का वर्गीकरण। इन्होंने शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया। पहला नॉर्मल यानी स्वस्थ शरीर, दूसरा फिजिकली अनडेवलप्ड अविकसित शरीर, तीसरा विथ लो न्यूट्रिशन यानी अपरिपुष्ट प्रकार का शरीर, चौथा स्नायुविक यानी नर्वस सिस्टम की परिधि के अंतर्गत आने वाला शरीर, चौथा क्रिपिल्ड यानी अंगरहित CRIPPLED क्रिपिल टाइप के जो व्यक्ति हैं अंगरहित, जैसे किसी का एक पैर विकलांग है, एक हाथ विकलांग है, एक आंख विकलांग है, कान से कम सुनते हैं आदि। फिर अगला है सुस्त एवं पिछड़ा हुआ यानी डल एंड बैकवर्ड, हर समय आलस से घिरे रहेगा, आंख बंद रहेगी, मोटा आदमी रहेगा, तुलतुला रहेगा, कार्य नहीं करेगा, ऐसे लोग। फिर अगला है चुस्त यानी ऐसे लोग एकदम चुस्त दुरुस्त होते हैं, अपने कार्य के प्रति संवेदनशील होते हैं, हर कार्य के प्रति इनकी अवेयरनेस होती है, ऐसे लोग चुस्त यानी मेंटली एक्सेप्शनल वर्गीकरण इनका होता है। अगला मंद बुद्धि यानी मेंटली फ्लेक्सिबल टाइप के जो व्यक्ति होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। फिर है विथ हिस्ट्री ऑफ फिट्स यानी उनको कोई स्नायुविक बीमारी हो, जैसे हिस्टीरिया हो, मिर्गी हो, मूर्छा आती हो, ऐसे व्यक्ति इस परिधि के अंतर्गत आते हैं। और फिर स्नायु रोगी। इस प्रकार से बर्नर ने व्यक्ति के व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया। अब आते हैं थार्नडाइक। थार्नडाइक के अनुसार व्यक्ति के व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा गया। पहला सूक्ष्म विचारक, दूसरा प्रत्यक्ष विचारक और तीसरा स्थूल विचारक। इस प्रकार से थार्नडाइक के अनुसार किसी व्यक्ति का यानी व्यक्तियों का जो व्यक्तित्व है वो 3 प्रकार से सूक्ष्म विचारक, प्रत्यक्ष विचारक और स्थूल विचारक के अंतर्गत आता है। टर्मैन का जो वर्गीकरण है वो बुद्धिलब्धि के आधार पर है। अब टीटी में प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि व्यक्ति का व्यक्तित्व टर्मैन का जो वर्गीकरण है व्यक्तित्व का वो किस आधार पर है, तो आप तुरंत लिखेंगे उसमें बुद्धिलब्धि के आधार पर। तो उन्होंने बुद्धिलब्धि के आधार पर व्यक्ति का व्यक्तित्व प्रतिभाशाली, उप प्रतिभाशाली, अति उत्कृष्ट बुद्धि वाला, उत्कृष्ट बुद्धि वाला, सामान्य बुद्धि वाला, मंद बुद्धि वाला, निर्बल बुद्धि वाला, मूढ़ और जड़, इतने प्रकार से वर्गीकरण किया। अगले में मनोवैज्ञानिक हैं स्प्रेनर। इन्होंने 6 प्रकार से वर्गीकरण व्यक्तित्व का किया। पहला ज्ञानात्मक, इसके अंतर्गत दार्शनिक, वैज्ञानिक, आविष्कारक ये लोग आते हैं। दूसरा सौंदर्यात्मक, इसके अंतर्गत कलाकार, चित्रकार, साहित्यकार, कवि आदि लोग आते हैं। तीसरा आर्थिक, इसके अंतर्गत व्यापारी, उद्योगपति, दुकानदार ये लोग आते हैं। चौथा धार्मिक, इसके अंतर्गत संत, पुजारी, भक्त, पादरी, मुल्ला, मौलवी ये लोग आते हैं। अगला राजनीतिक, इसके अंतर्गत राजनीतिक तथा प्रशासन में भाग लेने वाले व्यक्ति आते हैं। और अगला है सामाजिक, इसके अंतर्गत सामाजिक कार्यों में रुचि लेने वाले जो व्यक्ति हैं वो आते हैं। इस प्रकार से स्प्रेंजर का वर्गीकरण है। अब अगला है आधुनिक मनोवैज्ञानिकों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण। तो आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा। पहला भाव प्रधान व्यक्ति, इसके अंतर्गत 4 प्रकार के व्यक्ति आते हैं। पहला इलेटेटेड, ELATED माने प्रफुल्ल। दूसरा डिप्रेस्ड यानी उदास। तीसरा अनस्टेबल यानी अस्थिर, नारद की तरह रहते हैं ये, अस्थिर यानी पलक झपकी तो अभी ब्रह्मलोक में, फिर विष्णु लोक में, फिर दूसरे लोक में, कहीं रुकते नहीं, घर से कॉलेज, कॉलेज से घर, घर से बाजार, बाजार से इस चौराहा उस चौराहा आदि, 'ये' 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 'ये'
इरिटेबल क्लासिफिकेशन है, चिड़चिड़े स्वभाव के व्यक्ति, नाराज होने वाले, झगड़ालू प्रवृत्ति वाले जो व्यक्ति हैं वो। तो इस प्रकार से 4 प्रकार से भाव प्रधान वाले व्यक्ति होते हैं। फिर क्रिया प्रधान व्यक्ति दूसरा, ऐसे व्यक्तियों में रचनात्मक कार्य करने की प्रवृत्ति होती है। ये व्यक्ति बड़े ही कर्मठी और क्रिया प्रधान होते हैं, शीघ्र निर्णय लेते हैं, किसी परिस्थिति का शीघ्र समाधान खोज लेते हैं, जैसे कलाकार, मैनेजर, सेना नायक, इंजीनियर, डॉक्टर, खिलाड़ी, पहलवान आदि का व्यक्तित्व इस क्रिया प्रधान के अंतर्गत आता है। अगला है विचार प्रधान व्यक्ति। ऐसे व्यक्तियों में विचार, चिंतन, तर्क आदि की प्रधानता होती है। बड़े बड़े दार्शनिक, वैज्ञानिक, गणितज्ञ व्यक्तित्व, गणितज्ञ इत्यादि प्रकार के व्यक्तित्व इस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं और उनके गुण जो हैं इस प्रकार से होते हैं। अगला है युंग का व्यक्तित्व। मनोवैज्ञानिक है, उनका नाम है युंग। युंग ने सामाजिकता की दृष्टि के आधार पर, यानी युंग ने जो व्यक्ति के व्यक्तित्व का अध्ययन किया वो सामाजिकता के को बेस मान करके किया। जैसे भी इसके पहले मैंने बताया टर्मन का जो वर्गीकरण है वो बुद्धिलब्धि के आधार पर है। बर्नर का वर्गीकरण जो है वो शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि के आधार पर है। शेल्डन का जो वर्गीकरण है वो शारीरिक दृष्टि के आधार पर है। इस प्रकार से युंग का जो वर्गीकरण है व्यक्तित्व का वो सामाजिकता के दृष्टि के आधार पर है। उन्होंने सामाजिकता के आधार पर व्यक्ति के व्यक्तित्व को मुख्यतः 2 भागों में बांटा। एक अंतर्मुखी व्यक्तित्व, ऐसे व्यक्ति स्वयं में रुचि रखते हैं, यानी ये आत्म केंद्रित होते हैं, बाह्य जगत में इनकी रुचि नहीं होती। अंतर्मुखी व्यक्तित्व के निम्न लक्षण होते हैं। नंबर 1, ये व्यक्ति लज्जाशील तथा कम बोलने वाले होते हैं। नंबर 2, ये व्यक्ति पढ़ने में रुचि लेते हैं। नंबर 3, समाज के मध्य में रहना पसंद नहीं करते। अगला, ये हंसी मजाक भी करना पसंद नहीं करते। अगला, ये क्रोध करने वाले होते हैं, अपने विचारों को अपने लिए रखते हैं, अधिक लोकप्रिय नहीं होते, व्यवसायिक जीवन में बहुत कम कुशल होते हैं। इनके अंदर आत्मचिंतन होता है तथा दूसरों को ये प्रभावित करते हैं। ये चिंताग्रस्त रहते हैं और अपनी वस्तुओं तथा कष्टों के प्रति सदैव सजग रहते हैं। दूसरा प्रकार है बहिर्मुखी व्यक्तित्व। बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति वह होते हैं जिनकी रुचि बाह्य जगत में होती है। ये स्वयं के प्रति कम सोचते हैं, ये दूसरों के प्रति ज्यादा सोचते हैं। इनकी विशेषताएं निम्न हैं। ये हमेशा साथियों के बीच रहना पसंद करते हैं। इनका ध्यान सदैव बाह्य समाज की ओर लगा रहता है, इसलिए इनका आंतरिक जीवन कष्टमय रहता है। कार्य करने की दृढ़ इच्छा तथा बहादुरी के कार्यों में रुचि लेते हैं। शांत, आशावादी तथा परिस्थितियों के अनुकूल अपने को व्यवस्थित करने वाले होते हैं। ये व्यवहार कुशल होते हैं, चिंता मुक्त होते हैं। ऐसे व्यक्ति घबराते नहीं, शासन करना, अधिकार, पद, प्रतिष्ठा पाना अधिक पसंद करते हैं। ये आक्रामक स्वभाव के होते हैं। ये सभी व्यक्तियों का विश्वास करते हैं तथा सरलता से मित्र बना लेते हैं। लिखने का कम अभ्यास होता है और अच्छे वक्ता होते हैं। इस प्रकार से युंग ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण सामाजिकता के आधार पर 2 भागों में किया, अंतर्मुखी और बाह्यमुखी। अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व का अध्ययन करने के बाद इन दोनों के बीच का एक एलिमेंट है जिसको हम उभयमुखी कहते हैं। यानी जिन व्यक्तियों में अंतर्मुखी तथा बहिर्मुखी दोनों के गुण विद्यमान होते हैं उन्हें उभयमुखी कहते हैं। बहुत से लोग इस प्रकार के होते हैं जिनमें दोनों प्रकार का गुण मिश्रित होता है। ऐसे व्यक्ति एक स्थिति में अंतर्मुखी धारणाओं को विचार में ला सकता है और दूसरी स्थिति में बहिर्मुखी विचारधाराओं को अपनी क्रियाओं में स्थान दे सकता है। भारतीय दृष्टिकोण। भारतीय दर्शन में हमारे भारतीय दार्शनिकों ने दर्शन के आधार पर, इंडियन फिलॉसफी के आधार पर व्यक्तित्व को 3 प्रकार से जाना है।
पहला सतोगुणी, दूसरा रजोगुणी, तीसरा तमोगुणी। सतोगुणी व्यक्तित्व वाले जो व्यक्ति हैं उनमें अच्छे गुणों से युक्त उच्च आदर्श, नैतिक मूल्य आदि का गुण विद्यमान रहता है। तमोगुणी वाले व्यक्ति, ये व्यक्ति कामी, क्रोधी, आलसी तथा अमानवीय गुण वाले होते हैं। रजोगुणी वाले व्यक्ति, इन दोनों के मध्य की स्थिति होती है। एक अन्य दृष्टिकोण से व्यक्तियों को कफ प्रधान, पित्त प्रधान तथा वायु प्रधान लक्षण भी बतलाया गया है। इन तीनों प्रकार के व्यक्ति का व्यवहार, स्वभाव, चरित्र में एक दूसरे से भिन्न होता है। इस प्रकार से मैंने आपको व्यक्तित्व का प्रकार बताया। अब आइए व्यक्तित्व का गुण, या किसी किसी किताब में इसका लक्षण लिखा होगा, दोनों चीज एक ही है। वुडवर्थ की एक परिभाषा है, यह एक परिभाषा गार्डनर और मर्फी की है। आइए उसकी चर्चा कर लेते हैं, उससे हमें व्यक्तित्व का लक्षण और गुण मिल जाएगा। गार्डनर और मर्फी ने बताया, व्यक्तित्व के गुण हमें दूसरों को और अपने को समझने की एवं यह भविष्यवाणी करने की क्षमता प्रदान करते हैं कि हम में से प्रत्येक क्या कार्य करेगा। इन इंग्लिश वर्जन, पर्सनालिटी ट्रेट्स इनेबल अस टू अंडरस्टैंड अदर एंड आवरसेल्व्स एंड प्रिडिक्ट व्हाट ईच ऑफ अस विल डू। यानी प्रत्येक व्यक्ति में व्यक्तित्व के गुण अवश्य होते हैं। वे एक दूसरे से विशिष्ट प्रकार से संबंधित होकर व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं तथा एक व्यक्ति को दूसरे से भिन्नता प्रदान करते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि जो गुण जिस व्यक्ति में है वे उससे सदैव विद्यमान रहें, वे गुण सदैव उसमें विद्यमान रहें। उनमें से कुछ गुण अस्थायी रूप धारण कर लेते हैं और कुछ गुण समय अनुसार, परिस्थिति अनुसार वो अदृश्य हो जाते हैं। तो यही गार्डनर और मर्फी के परिभाषा का आशय है। युंग ने व्यक्तित्व को, वुडवर्थ ने व्यक्तित्व को समझने के लिए निम्न गुणों का योग बताया। गुण क्या है? किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का सही चित्र वर्णन या चित्रण करना आसान काम नहीं है। इसे आसान बनाने के लिए मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व के कुछ गुण या लक्षण निर्धारित किए, जैसे कठोर, दयालु, मूर्ख, बुद्धिमान, ईर्ष्यालु, राग द्वेष वाला, अहंकारी, अभिमानी आदि। गुण या लक्षणों को योग्यताओं या क्षमताओं का पर्यायवाची नहीं माना गया। गुण और योग्यताओं में अंतर है। जैसे एक उदाहरण के आधार पर समझिए, हारमोनियम बजाना योग्यता है। हारमोनियम बजाना योग्यता है, ढोलक बजाना योग्यता है। पर जिस ढंग से कोई व्यक्ति हारमोनियम या ढोलक बजाता है वह उसके व्यक्तित्व का गुण या लक्षण है। फिर समझ लीजिए, हारमोनियम बजाना या ढोलक बजाना यह एक प्रकार की योग्यता है, पर जिस ढंग से कोई व्यक्ति हारमोनियम या ढोलक बजाता है वह उसके व्यक्तित्व का गुण या लक्षण है। व्यक्तित्व में कितने गुण हैं, इस प्रश्न को समझने के लिए मन ने अपनी परिभाषा के माध्यम से स्पष्ट किया था। उसको आइए जरा सा यहां अध्ययन करते हैं। मन ने बताया कि व्यक्तित्व के इतने विभिन्न अंग, पक्ष, पहलू या स्वरूप हैं कि वास्तव में यह बताना असंभव है कि उन गुणों की संख्या कितनी है। इस प्रकार से गुणों के आधार पर अगर हम देखें तो व्यक्तित्व, यानी एक व्यक्ति के व्यक्तित्व में अनेक गुण होते हैं, जैसे नैतिक और अनैतिक। कभी नैतिकता का पाठ पढ़ाएगा वो व्यक्ति और थोड़ी देर बाद जब उसका स्वार्थ कहीं टकरा जाएगा तो अनैतिक हो जाएगा। वास्तविक और प्रत्यक्ष, बाह्य और आंतरिक,
गुण जैसे वायु गुण में मित्रता, शक्ति, शांति और सामाजिकता। आंतरिक गुण में भय, चिंता, इच्छा और महत्वाकांक्षा। शारीरिक, मानसिक, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, व्यवसायिक, आर्थिक इत्यादि प्रकार के गुण इसमें आते हैं। इस प्रकार से गुणों के प्रकार व्यक्तित्व के अंतर्गत पढ़े जाते हैं और वो व्यक्तित्व के उनके गुण जो होते हैं वो व्यक्तित्व के लक्षण या गुण मान लिए जाते हैं। इस प्रकार से ये मैंने आपको व्यक्तित्व का लक्षण या गुण बताया। अब व्यक्तित्व की अध्ययन विधियां, अप्रोचेस टू अंडरस्टैंड पर्सनालिटी। इसकी निम्न अध्ययन विधियां हैं। नंबर 1 मनोविश्लेषण विधि। नंबर 2 शील गुण / विशेषक विधि। व्यक्ति इतिहास विधि, साक्षात्कार विधि, प्रश्नावली विधि, कार्यात्मक परीक्षण विधि, अभिज्ञापन प्रश्नावली विधि, परिस्थिति परीक्षण पद्धति, आत्मकथा विधि, स्वतंत्र संपर्क विधि, निरीक्षण विधि, मूल्यांकन विधि, शारीरिक परिवर्तन प्रक्षेपण विधि और मनोविश्लेषणात्मक विधि। इस प्रकार से ये व्यक्तित्व मापन की विधियां हैं। इनको अलग अलग हम पढ़ेंगे। व्यक्तित्व के अध्ययन के लिए अगर हम डिवाइड करें तो मुख्य रूप से 2 विधियों को हम लें। जैसे एक पहला है मनोविश्लेषणात्मक विधि और दूसरा है शील गुण विधि। तो साइको एनालिटिक अप्रोच में एक मनोवैज्ञानिक है फ्रायड ने इस विधि का विकास 1927 में किया। फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व के 3 तत्व होते हैं। इदम, अंग्रेजी में इसको कहते हैं आईडी, इड। दूसरा ईगो, ईजीओ, अहम हिंदी में कहा जाता है इसको। तीसरा है सुपर ईगो, PEREGO, हिंदी में इसको कहते हैं परम अहम। प्रत्येक व्यक्ति में इदम की भावना होती है। इदम का संबंध अचेतन मन से है। इसकी प्रवृत्ति पशु प्रवृत्त्यात्मक है। इदम का आधार भौतिक सुख है। इसका संबंध अचेतन मन से होता है। इदम अचेतन स्तर की समस्त दमित, असामाजिक तथा अनैतिक इच्छाओं तथा प्रेरणाओं आदि की तत्काल संतुष्ट चाहता है। अहम, जिसे हम ईगो कहते हैं, यह इदम का परिष्कृत और विकसित रूप है। यह तार्किक, व्यवस्थित तथा विवेकपूर्ण होता है। यह प्रत्येक कार्य के परिणामों को पूरी तरह सोच लेता है। यह मूल वृत्ति तथा संवेगों पर
नियंत्रण और दमन करता है। परमअहम यानी सुपर ईगो यानी परमअहम का विकास वातावरण तथा समाज के नैतिक वातावरण से होता है। यह व्यक्ति में सुपर इंडिविजुअल अतिमानव की प्रवृत्ति है जो सदैव अच्छे तथा दैवीय कार्यों की ओर प्रेरित करती है। इदम तथा परम अहम में सदैव परस्पर संघर्ष होता रहता है, क्योंकि ये दोनों ही परस्पर विरोधी प्रवृत्ति के होते हैं। इदम मनुष्य को राक्षसी मार्ग पर ले जाता है, तो परम अहम आदर्श और नैतिकता के मार्ग पर, अहम दोनों के बीच मध्यस्थता पर, यथार्थ दोनों के बीच मध्यस्थता पर यथार्थ की ओर ले जाता है। यानी अहम बीच में, एक किनारे इड और दूसरे किनारे पर सुपर ईगो। व्यक्ति में इन तीनों गुणों में से जो तत्व अधिक होगा उस व्यक्ति का व्यक्तित्व भी वैसा ही होगा। यदि व्यक्ति का इदम शक्तिशाली है तो व्यक्ति निम्न कोटि का कामी, क्रोधी, लोभी और सुख का दीवाना होगा। यदि व्यक्ति का अहम शक्तिशाली होगा यानी ईगो शक्तिशाली होगा तो वह यथार्थवादी होगा, और यदि व्यक्ति का परम अहम यानी सुपर ईगो उच्च है तो वह अत्यधिक आध्यात्मिक, दैवीय शक्ति वाला, नैतिक व आदर्शवादी होगा। अहम के शक्तिहीन होने पर वह इदम व परम अहम के संघर्षों की मध्यस्थता नहीं कर पाएगा। इस कारण व्यक्ति का जीवन संघर्षों, दुविधाओं, असंतुलन तथा अव्यवहारिकता से परिपूर्ण हो जाता है। ये साइको एनालिटिक अप्रोच है यानी मनोविश्लेषण विधि है, जिसको फ्रायड ने 1927 में डेवलप किया था। उसका मैंने एक सूक्ष्म आपको विवरण बताया, इसका विस्तृत विवरण मैं आगे बताऊंगा। दूसरा है ट्रैट थ्योरी, TRAIT ट्रैट थ्योरी। इसको हिंदी में शील गुण या किसी किसी किताब में विशेषक विधि के नाम से भी जाना जाता है, लिखा गया है शील गुण विधि या विशेषक गुण विधि। इसको अल्पोर्ट ने अनेक व्यक्तित्वों के शील गुणों को अध्ययन करने के बाद यह पाया कि यानी व्यक्तित्व का जो शील गुण है उसको अल्पोर्ट और कैटिल नामक वैज्ञानिक ने अध्ययन किया। तो जरा अल्पोर्ट और कैटिल के अनुसार शील गुण की परिभाषा देखिए क्या है। व्यक्तित्व के शील गुणों से तात्पर्य व्यक्तित्व के वे गुण हैं जो व्यवहार को निश्चित करते हैं। ये गुण व्यक्ति में एक प्रकार से अस्थायी होते हैं। अल्पोर्ट ने अंग्रेजी भाषा के शब्दकोश से 17,953 शब्द यानी विशेषण शब्द तलाश किए, जिनमें से उसने पुनः 4500 शब्दों को छाटा, 4500 शब्दों को छाटा। ये शब्द व्यक्तित्व के शील गुणों से संबंधित थे। अल्पोर्ट के अतिरिक्त कैटिल नामक मनोवैज्ञानिक ने प्रारंभ में 171 शील गुणों की सूची तैयार की। उसने बाद में इन शील गुणों को 12 समूहों में विभक्त किया। वे कौन कौन से हैं? नंबर 1 चक्र विक्षिप्त, साइक्लोथेनिया। ये व्यक्ति भावुक, अस्पष्ट तथा संचारों को बिना परिणामों के सोचे समझे कहने वाले होते हैं। दूसरा सामान्य मानसिक क्षमता, जनरल मेंटल कैपेसिटी। ऐसे व्यक्ति समान मानसिक क्षमता वाले होते हैं। तीसरा प्रभुत्वपूर्ण, डोमिनेंस, DOMINANCE। ऐसे व्यक्ति दूसरों पर प्रभाव जमाना चाहते हैं। चौथा प्रसन्नचित्त, सर्जेंसी, SURGENCY। ये व्यक्ति प्रसन्नचित्त रहते हैं तथा आत्मविश्वासी होते हैं। पांचवा सकारात्मक स्थिरता, पॉजिटिव कैरेक्टर। ऐसे व्यक्ति दूसरों की बातों पर अधिक ध्यान देते हैं। छठा संवेगात्मक स्थिरता, इमोशनल स्टेबिलिटी। जो व्यक्ति संवेगात्मक दृष्टि से परिपक्व होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं।
सातवां साहसी चक्र विक्षिप्त, एडवेंचरस साइक्लोथेनिया। ये व्यक्ति विषमलिंगी रुचि वाले, आत्मविश्वासी, साहसी तथा सामाजिक होते हैं। आठवां परिपक्वता, मेच्योरिटी। इन व्यक्तियों में स्वतंत्रता, आत्मनिर्णय शक्ति तथा अपने में परिपूर्णता होती है। अगला सुसंस्कृत, कल्चर्ड। ये व्यक्ति सामाजिक संस्कृति के अनुसार जीवन यापन करते हैं। अगला विश्वासी, ट्रस्टफुल। ऐसे व्यक्ति दूसरों पर सहसा ही विश्वास कर लेते हैं। 11वां अपरंपरागत, अनकन्वेंशनल। ऐसे व्यक्ति प्रचलित परंपराओं के साथ न चलकर अपनी स्वयं की परंपरा बनाते हैं। और 12वां लास्ट, विनयशील। ये व्यक्ति एकांत प्रिय, शांत स्वभाव तथा मृदुभाषी होते हैं। इस प्रकार से आलपोर्ट और कैटिल ने 12 समूहों में शील गुणों को बांट करके व्यक्तित्व को समझने और समझाने की कोशिश की। एक मनोवैज्ञानिक हैं गैरिट। गैरिट ने इस संबंध में एक परिभाषा डेवलप की। गैरिट ने जो अध्ययन किया उसमें व्यवहार के स्वरूपों का वर्णन करने के लिए अंग्रेजी भाषा में कम से कम 18,000 विशेषणों का प्रयोग किए जाने की अनुशंसा की। मनोवैज्ञानिकों ने इन गुणों में से 12 प्रधान गुणों की संज्ञा दी। वुडवर्थ ने कहा कि प्रत्येक गुण विशेषक के 2 पक्ष होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धिमान व विश्वसनीय सकारात्मक पक्ष है, तो मूर्ख व ओछा उसका नकारात्मक पक्ष है। इस प्रकार से वुडवर्थ के अनुसार प्रधान गुणों व उनके विपरीत गुणों का अगर हम वर्णन करना चाहें तो आप एक टेबल बना लीजिए। टेबल के 3 खाने करिए। पहला खाना बहुत छोटा क्रम संख्या वाला है और 2 खाने बराबर कर लीजिए। वुडवर्थ के अनुसार जो कैटेगरी है उसको बांटने के लिए पहले खाने में क्रमांक, दूसरे खाने में प्रधान गुण और तीसरे खाने में विपरीत गुण। लिखें क्रमांक 1, प्रधान गुण में प्रसन्नचित्त सामाजिक, विपरीत गुण में उदासीन झेपू। क्रमांक 2, प्रधान गुण में बुद्धिमान, विपरीत गुण में मूर्ख। तीसरा, प्रधान गुण में संवेगात्मक स्थिर यथार्थवादी, विपरीत गुण में असंवेगात्मक अस्थिर पलायनवादी। प्रधान गुण में अधिकार प्रिय आत्मगौरव, विपरीत गुण में आज्ञाकारी आत्मगौरव विहीन। प्रधान गुण में शांत सामाजिक, विपरीत गुण में एकांत प्रिय झगड़ालू। प्रधान गुण में दयालु कोमल हृदय, विपरीत गुण में कठोर हृदयहीन। प्रधान गुण में शिव सत्यवादी, विपरीत गुण में अशिष्ट झूठे। प्रधान गुण में उत्तरदायी परिश्रमी, विपरीत गुण में गैर जिम्मेदार दूसरे पर निर्भर। प्रधान गुण में साहसी चिंता रहित, विपरीत गुण में डरपोक चिंतित। प्रधान गुण में चुस्त, विपरीत गुण में सुस्त। प्रधान गुण में चिड़चिड़ा क्रोधी, विपरीत गुण में सहनशील शांत। प्रधान गुण में मैत्रीपूर्ण विश्वास करने वाला, विपरीत गुण में शत्रुतापूर्ण और संदेहशील व्यक्ति। इस प्रकार से वुडवर्थ ने प्रधान गुणों व उनके विपरीत गुणों का 12 भागों में डिवीजन करके व्यक्तित्व को समझने और समझाने की कोशिश किया।